आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कमर दर्द जो कि स्लिप डिस्क से संबंधित होता है और साइटिका से संबंधित है जो कि नर्व पेन होता है। आपके लिए योगा थेरेपी में आपके फर्स्ट पेपर में इस तरह का प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो सबसे पहले आपको स्लिप डिस्क को समझना होगा, इसके बाद हम साइटिका दर्द क्यों होता है यह समझेंगे और उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के संबंध में बात करेंगे। जो कमर का हमारा निचला क्षेत्र होता है उसमें अत्यधिक दबाव पड़ने से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कॉलम्स एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। उनके दो कॉलम्स के बीच में एक गद्दी होती है, उसके बीच में फ्लूइड भरा होता है। जब इस गद्दी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो इसमें एक छिद्र हो जाता है और छिद्र होने के कारण यह गद्दी फूट जाती है। फूटने से इसके बीच में भरा हुआ जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है और उसकी वजह से जो ऊपर और नीचे के कॉलम होते हैं उनके बीच की जो जगह होती है वो कम हो जाती है। ऐसा कमर दर्द में प्रायः देखा गया है और इससे क्या होता है कि कमर की जो मांसपेशियां हैं जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती हैं जो उसे सपोर्ट देती हैं उनके ऊपर अत्यधिक भार आ जाता है। उनमें भार होने की वजह से उसमें ऐंठन होती है और कमर में दर्द बनना शुरू हो जाता है। जब हम इसकी एमआरआई कराते हैं या कभी कभी एक्सरे कराते हैं और जांच करने पर हम देखते हैं कि दो कॉलम्स के बीच में जो गद्दी है वो डिस्टर्ब हो गई है। उससे जो है रीढ़ की हड्डी कई बार हल्की सी तिरछी हो जाती है, उससे भी कमर में हमारे दर्द बन जाता है। इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपने वाहन चलाया है, कमर की मूवमेंट बिल्कुल एक ही जैसी बनी रही है, और या फिर आपने कुर्सी पर बैठकर बहुत लंबे समय तक काम कर लिया है, या आपका दुकानदारी का व्यवसाय भी अगर है तो आपको बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कमर झुकाकर बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, जैसे खेत में फावला चलाने वाला काम है। कमर में इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, डिस्क के जो गद्दी होती है उसके फूटने से, उसका फ्लूइड निकलने से शरीर में पेन नहीं होता है। पेन होता है तो मांसपेशियों के ऐंठन की वजह से। वहाँ आप मूव लगाएंगे या कोई क्रीम लगाएंगे या उसकी गर्म सिकाई करेंगे तो वहाँ की मांसपेशी थोड़ी लचीली बन जाती है। गर्म होने से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ की मांसपेशी थोड़ी लचीली हो जाएगी, आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप आराम करेंगे या कुछ समय के लिए कमर का मूवमेंट एक ही जगह रोक देंगे तो वह दर्द आपका दोबारा शुरू हो जाएगा। योगा थेरेपी से कमर दर्द को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और कमर का दोबारा से अलाइनमेंट भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि साइटिका दर्द कैसे होता है। जब स्लिप डिस्क होने की वजह से जो गद्दी है उसके बीच का फ्लूइड हल्का सा निकल जाता है, हल्का सा निकलता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है और उस गद्दी के पास से जो निकलने वाली नर्व है जब वो नर्व को दबा लेता है तो फिर साइटिका का पेन बनना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जो कॉलम्स हैं उनके बीच में जो गद्दी है वो कौन सी गद्दी हमारी फूटी है, फूट गई है, छिद्र हो गया है, फ्लूइड बाहर आ गया है और कितना फ्लूइड बाहर आ गया है। प्रायः यह भी देखा गया है कि L4, L5 और S1 से लेकर S5 तक की जो नर्व्स हैं उनमें से किसी भी एक नर्व के दबने से
साइटिका पेन हो सकता है। साइटिका पेन की पहचान ऐसे होती है कि ये कमर से शुरू होता है और कुल्हे की तरफ से होता हुआ, हमारे हिप साइड से होता हुआ नीचे की तरफ को, पैर की तरफ को बढ़ता है और ये बहुत भयंकर गंभीर चुभने वाला दर्द होता है। कभी आप इसका अगर एक्सरे कराएंगे या एमआरआई कराएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा L4, L5, S1 से लेकर S5 तक, जहाँ पर भी जौन सी नर्व आपकी दबी है वो उसमें इंडिकेशन देते हैं कि भाई ये वाली नर्व आपकी दबी हुई है। साइटिका दर्द की बस यही पहचान होती है कि ये कमर से शुरू होकर एक पैर में नीचे की ओर बढ़ता है। साइटिका नर्व कमर के दोनों ओर जाती है, लेकिन ये होता एक तरफ है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, पहले एक पैर में होता है, फिर थोड़ा ठीक हो गया है और उसके बाद वो दूसरे पैर की तरफ शुरू हो गया है। ये जो डायग्राम यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें ऊपर की तरफ तो जो राउंड में एक शेप दिख रही है, यहाँ तो आपको स्लिप डिस्क वाला आपको दिखाया जा रहा है कि बल्गिंग डिस्क है, और उसके बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दिखा रहे हैं कि जैसे डिस्क फूटती है तो वो नर्व को किस तरह से दबाती है। नीचे वाले गोले में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच इसमें दिखा रहे हैं, यहाँ वाला हिस्सा है ये, और जो ये ऊपर वाला है ये इस तरह से ये फूट जाती है। और जो साइटिका नर्व है वो कमर में इस तरह से यहाँ से निकलती है और यहाँ से बिल्कुल नीचे जाती है। इसमें जो नर्व होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, L4, L5, S1, S5, वो निकलती सिंगल सिंगल है, लेकिन आप आगे चलकर वो आपस में जुड़कर एक मेन नर्व को बनाती हैं। ये ठीक कुछ कुछ उल्टा हिसाब ऐसा मान सकते हैं जैसे पेड़ के पत्ते में आपने नसें देखी होंगी कि वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। एक और ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि L4, L5 यहाँ से ये जो निकल रही हैं नर्व्स आपस में एक साथ जुड़कर यहाँ से पास आउट होते हुए नीचे पैर की ओर आगे बढ़ गई हैं। ये साइटिका नर्व है। साइड पोज भी इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो आपकी जा रही है, कि कमर से दर्द होता चलेगा और कुल्हे को होता हुआ नीचे की ओर बढ़ जाएगा। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। स्लिप डिस्क और साइटिका पेन के लिए हम लगभग एक जैसा ही ट्रीटमेंट यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पेशेंट लिया है जिनकी जो एक महिला है, एज 50 ईयर्स है। समस्या है इनको साइटिका दर्द होता है। तो साइटिका दर्द की जो फ्रीक्वेंसी है 1 हफ्ते में या 10 दिन में एक बार इन्हें हो जाता है। किसी किसी पेशेंट में इसकी फ्रीक्वेंसी 1 दिन में या 2 दिन में देखी गई है। इनको ब्लड शुगर भी है 110, 154 और इनको ब्लड प्रेशर 90, 135 है। लगभग सामान्य की कंडीशन भी हो सकती है। अगर हम इनकी योगा थेरेपी की बात करें तो क्योंकि इनको ब्लड प्रेशर भी है और जैसे एज इनकी 50 है तो इनका ब्लड शुगर जो है 110, 154 है। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इसको 50 की एज में वर्तमान में सामान्य सा ही माना जाता है। यहाँ हम षटकर्म रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो हम इन्हें जलनेती और कपालभाति कराएंगे। इसके बाद हम इन्हें हल्का सा वार्म अप कराएंगे क्योंकि इनका बीपी जो है 135 तक है, बिल्कुल एकदम चरम सीमा में पहुंच गया है। इससे ज़्यादा होने पर इन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ये उच्च सामान्य वाली स्थिति है। तो सूर्य नमस्कार इन्हें बिल्कुल सामान्य स्तर का कराते हैं। जब आगे झुकना होता है तो बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें आगे नहीं झुकाते, तुरंत ऊपर ले आते हैं। और अगर इनको पेशेंट को ज़्यादा समस्या हो रही है सूर्य नमस्कार करने में तो शुरू के 1 हफ्ता या 10 दिन हम इन्हें नहीं भी कराएंगे। उत्तान पादानासन कराते हैं, सेतुबंध आसन कराते हैं, भुजंगासन कराते हैं, शलभासन कराते हैं, अर्ध मस्तेंद्रासन कराते हैं। साथ ही कुछ साथ में जो लगने वाले ट्विस्ट वाले जो पोज हैं वो भी हम कराते हैं। जैसे अर्ध हलासन में पैरों को चारों ओर घुमाना, फिर दाएं और बाएं ले जाकर ज़मीन पर टच कराना। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये पेट के बल नहीं, पीठ के बल लेटकर जो साइकिल चलाने वाली स्थिति है उसका अभ्यास कराते हैं। और
1 सप्ताह या 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद विपरीत करनी आसन हम इन्हें कराते हैं 5 या 7 सेकंड के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ये गद्दी होती है ना, स्लिप डिस्क वाली जो कंडीशन है, वो गद्दी फटने से ही जो डिस्क होती हैं वो सरक जाती हैं। तो जो गद्दी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि टूथ पेस्ट जो होता है, अगर वो ज़्यादा बाहर आ जाए तो हम उसे पीछे की तरफ से प्रेस करते हैं तो वापस अंदर चला जाता है थोड़ा बहुत, और अगर हम उसकी टेक्निक जान गए हैं तो वो सारा भी अंदर जा सकता है। तो हमारी जो योगासन है वो ठीक उस पर उसी प्रकार से काम करते हैं, और जो फ्लूइड गद्दी से बाहर निकल आया है, फूट कर बाहर निकल आया छिद्र से, वो वापस गद्दी के अंदर चला जाता है। और आपके शरीर की आपकी प्रक्रिया आप जानते ही हैं कि ये स्वतः ठीक होने की स्थिति रखता है। वो आसन कराए जाते हैं जिसमें आगे की ओर बहुत कम समय के लिए झुकना पड़े या ना ही झुकना पड़े, ज़्यादा अच्छा है। पीछे की ओर मुड़ने वाले आसन हमेशा इसमें लाभकारी होते हैं। बहुत से लोग आसन नहीं कर पाते हैं, जैसे 50 वर्ष की इनकी आयु है और इनका वजन अगर 80 या 90 किलो है, तो इन्हें कुर्सी पर बैठा कर कुछ आसन कराए जाते हैं। कुर्सी पर बैठा कर उन्हें कहा जाता है जैसे साइकिल चलाना है ऐसे कीजिए, पैरों को गोल गोल घुमाइए, एक पैर को दूसरे पैर पर ऊपर रख कर उन्हें अच्छे से दबाइए। अब हम प्राणायाम के बारे में जान लेते हैं। जैसे फ़िलहाल गर्मियाँ चल रही हैं तो उन्हें हम भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे, अनुलोम विलोम भी करा सकते हैं। बंध में श्वास बाहर निकालकर हम इन्हें उद्यान बंद और मूल बंद आराम से करा सकते हैं। आंतरिक कुंभक हमें इन्हें नहीं कराना चाहिए। जीवन शैली इन्हें, हमारी योगिक जीवन शैली जो आपको बताई गई है वही इन्हें रखनी है। आहार इनका सामान्य रखना है, क्योंकि इनको मधुमेह भी है और ब्लड प्रेशर भी है। तो शंख प्रक्षालन इन्हें 10 दिन में हम इन्हें अर्ध शंख प्रक्षालन करा सकते हैं, जिसमें नमक की मात्रा पानी में बहुत कम रखी जाए और नमक सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक ही यूज़ होगा। यौगिक क्रियाओं की संख्या व समय का निर्धारण करना आवश्यक होता है। प्रथम सप्ताह में बहुत ही कम समय के लिए इन्हें बताया जाता है, और उसमें यदि कोई समस्याएं आती हैं तो उसकी संख्या बदल दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल व मधुमेह के संतुलन के हिसाब से हम इन्हें एक डाइट चार्ट भी बनाकर दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर से आपको साइटिका नर्व और साइटिका नर्व का जो ट्रीटमेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसका जो कारण है वह भी आपके समझ में आ गया होगा, और आप इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। साथ ही आपके संपर्क में आने वाले जो लोग हैं जिनको लोअर बैक पेन है या साइटिका पेन है, उनका ट्रीटमेंट भी आप कर पाएंगे। मेरे द्वारा यह अनुभूत प्रयोग है जो मैं कई पेशेंट्स पर अप्लाई कर चुका हूं। मेरी मदर को भी साइटिका पेन होता है, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। अब उन्हें 2 महीने में 3 महीने में 1 या 2 बार उठता है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।